नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 7 जुलाई, तो 7 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंद्रवज्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये इंद्रवज्र नामक एक मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया है बिहार राज्य की सरकार ने। तो बिहार राज्य की आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा इस ऐप के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इंद्रवज्र नामक ऐप। बात करते हैं इस ऐप की कि ये ऐप काम क्या करेगा। तो ये ऐप आसमान से जो बिजली गिरती है, जो नेचुरल इलेक्ट्रिक होती है, तो जब वो गिरती है तो उसी से संबंधित ये जो है अलर्ट जारी करेगा। मतलब कि ये ऐप आसमान से गिरने वाली बिजली का अलर्ट जारी करेगा। मतलब इसका ये है कि बिजली गिरने से 40 या 45 मिनट पूर्व ये आपके लिए अलर्ट जारी कर देगा कि उस एरिया में बिजली गिरने वाली है, आप से अपने सेफ स्थान पहुंच जाएं। तो यही है इंद्रवज्र नामक ऐप जो कि लॉन्च किया है बिहार राज्य की सरकार ने। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, और बिहार का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। वहीं बात करते हैं बिहार से, तो अभी केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत की है वो बिहार राज्य के तेलिहार गांव से की है। बिहार राज्य के तेलिहार गांव से, और तेलिहार गांव ये कहाँ पड़ता है? तो ये खगड़िया जिले में पड़ता है बिहार के। उसके बाद बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, इनका क्या नाम था? तो ये पंकज त्रिपाठी थे। उससे पहले अगर बात करेंगे तो मैथिल वीरांगना की उपाधि सम्मानित की गई थी ज्योति कुमारी। और उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही बिहार सरकार के द्वारा भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया है। और ये समझौता क्यों हुआ है? तो जो शाही लीची है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पाई जाती है, और जो जर्दालू आम है जो कि भागलपुर क्षेत्र में पाया जाता है बिहार के, तो इन दोनों प्रोडक्ट की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ये समझौता किया है बिहार राज्य ने भारतीय डाक के साथ। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही अपने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की भी घोषणा की थी बिहार राज्य की सरकार ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले जो रोजगार सृजन योजना की भी शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये बिहार राज्य में ही हुई है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो बिहार राज्य की सरकार ने अपने राज्य के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में पास्को सेल भी स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि स्कूलों में जो यौन शोषण होता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। वहीं बात करें तो 15 साल पुराने जो डीजल वाहन होते हैं उनके परिचालन पे भी रोक लगाई गई है बिहार राज्य की सरकार के द्वारा। और पटना बिहार के ही एक गणितज्ञ हैं, इनका नाम है एम के झा इनका नाम है। इनके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो भारत का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार के भागलपुर जिले में। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन की भी शुरुआत की थी किसने? तो ये बिहार राज्य की सरकार ने ही की थी। और प्यार का पौधा नामक एक अभियान चलाया था बिहार राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 समर्पित एक अस्पताल है जिसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। बात करें इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा हुआ है। मतलब कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर इस अस्पताल का नाम है, और इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। बात करते हैं दिल्ली में, और इसका जो उद्घाटन किया था दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मतलब कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने अभी लीड पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था लीड पोर्टल। उसके बाद बात करें दिल्ली की 13 वर्षीय लड़कियां जिनका नाम है फ्रेया ठकराल, जो कि डायना अवार्ड 2020 के लिए चयनित की गई हैं। उससे पहले अगर बात करें तो 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक दिल्ली सरकार एक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और एनटीपीसी मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने समझौता किया है IUCL के साथ मिलके। और ये समझौता क्यों हुआ है? तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करेगी। कहाँ पे? तो ये दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर, दिल्ली के ओखला में स्थापित करेगी। और भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? तो ये दिल्ली में ही की जाएगी। वहीं 5T योजना ये दिल्ली सरकार ने ही लॉन्च की थी। एसएस कोरोना नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था दिल्ली ने। उसके साथ साथ ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा आरंभ की है? तो
वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये जो खाता खोलने की सुविधा जो आरंभ की है वो की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बात करें तो कुछ समय पहले बचत खातों के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला पहला बैंक बना था। कौन सा? तो वो कोटक महिंद्रा बैंक था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने भी वीडियो केवाईसी की सेवा देना वीडियो केवाईसी की सेवा देने की घोषणा भी की थी। अब ये किसने की है? तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कर दी है। और इस सेवा में होगा क्या? तो आप जब भी खाता खुलवाते हैं और आप सत्यापन के लिए आपके लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, तो आप अपना जो सत्यापन होता है, मतलब कि नो योर कस्टमर, जो आपका सत्यापन होता है वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अपने घर से भी करा सकते हैं। बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है चेन्नई में और एमडी तथा सीईओ कौन है? तो ये है वासुदेवन पीएन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने टॉप्स योजना शुरू की है? तो ये टॉप्स योजना, इसकी फुल फॉर्म होती है टॉप्स की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और इस योजना की शुरुआत जो की गई है वो खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। बात करें ये जो योजना है क्या, तो अभी फिट है तो हिट है इंडिया नामक कार्यक्रम का वेबिनार का आयोजन किया गया था। और उसी वेबिनार में इस टॉप्स योजना शुरू करने की घोषणा की है खेल मंत्रालय ने। और इस योजना का मेन लक्ष्य क्या है? तो 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए जो जूनियर खिलाड़ी होंगे उनके लिए ये योजना समर्पित है। मतलब कि जूनियर खिलाड़ियों के लिए ये लॉन्च की गई है टॉप्स योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना। और बात करें अगर खेल मंत्रालय की, तो खेल मंत्रालय संबंधित कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, जैसे कि खेल मंत्रालय जो है जिसके मंत्री किरण रिजिजू हैं, इन्होंने अभी नाडा के पहले नाडा इंडिया ऐप के लिए लॉन्च किया था। और खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भी खेल मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ बात करें तो खेल मंत्रालय ने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माण श्रृंखला की भी शुरुआत करने की घोषणा की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा नंबर का जो स्टेडियम है उसका निर्माण किया जाएगा राजस्थान में। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर ये जो स्टेडियम है इसका निर्माण किया जाएगा। बात करें इसकी जो क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता 75,000 दर्शक एक साथ बैठ के जो भी मैच है उसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात करें तो ये जयपुर में 100 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। अगर बात करें जो विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो भी भारत में स्थित है। उसका क्या नाम है? तो सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका नाम पहले क्या था? तो उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। और ये जो पहला है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम, इसमें 1,10,000 दर्शक बैठकर कोई भी मैच देख सकते हैं। और बात करें विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम। उसमें 1.2 लाख दर्शकों की कैपेसिटी है। और ये जो तीसरा बनेगा इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी 75,000 दर्शकों की कैपेसिटी है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। बात करते हैं राजस्थान से संबंधित अन्य पॉइंटों की। तो अभी कुछ समय पहले ही इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान में। वहीं बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान में छिपे हुए जो गुप्तचर हैं उनके पकड़ने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट भी लॉन्च किया गया है। राज कौशल पोर्टल की शुरुआत भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक आया था अभी, और उस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था राजस्थान राज्य ही। और उससे पहले अगर बात करें तो राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। उससे पहले बात करें तो जो भी राजस्थान के शौर्य पदक से सम्मानित जो भी सैनिक हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा भी देने की घोषणा की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। उसके बाद बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम जो था उसका शुरुआत भी कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में ही की गई है। और अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था बस 2019-20 में सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष स्थान किसके लिए मिला था? तो सौर ऊर्जा में शीर्ष स्थान किसका था? तो वो था राजस्थान का। वहीं बात करें कि टोटल ऊर्जा स्थापित करने में कौन था, मतलब कि टोटल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में, तो वो था कर्नाटक।
आयु व सेहत साथी ऐप भी राजस्थान में ही लॉन्च किए गए थे। स्माइल परियोजना भी लॉन्च की गई थी राजस्थान में। उसके बाद कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये राजस्थान ही बना है। उसके साथ अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही राजस्थान की पुलिस के द्वारा राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी। और उससे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है राजस्थान। और अभी कैग मतलब कि महालेखा और नियंत्रण परीक्षक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2014 तथा 2016 के बीच सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण संबंधी जो भी अपराध हैं वो राजस्थान में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण संबंधी जो अपराध हैं वो कहाँ हुए हैं, तो वो राजस्थान में हुए हैं। और कुछ समय पहले ही नेपाल के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, मतलब कि न्यायिक अधिकारी हैं जो नेपाल के, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में किया गया था जो कि राजस्थान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, राजस्थान के जैसलमेर में होगा। और कौन स्थापित करेगा, तो एनटीपीसी, और ये 925 मेगावाट का होगा। वहीं बात करें तो राजस्थान राज्य की सरकार ने ही ट्रांसजेंडरों के लिए अभी अलग से पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। और बाल शोषण को रोकने के लिए मुक्ति कारवां अभियान की भी शुरुआत की है राजस्थान ने। उससे पहले 2020 से महीने का जो पहला दिन होगा, महीने के पहले दिन के लिए नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप का क्या नाम है। तो हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप के लिए लॉन्च किया है। और ये किसने लॉन्च किया है, तो इस पहले ऐप का नाम सुन लीजिए। तो इस ऐप का नाम है एलिमेंट। ये एलिमेंट नामक एक मोबाइल ऐप नामक एक ये सोशल मीडिया ऐप है जिसके लिए लॉन्च किया है जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के एम वेंकैया नायडू। तो इन्हीं के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ध्यान रख के चलना, ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। बात करें इस ऐप की, तो ये जो ऐप है, ये ऐप 8 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में है। इसमें इसके अंतर्गत मतलब कि इस ऐप के अंतर्गत भारत ये जो भाषाएं हैं, तो 8 से ज़्यादा भाषाएं इस ऐप में आपके लिए देखने को मिलेंगी। और ये वीडियो तथा ऑडियो कॉलिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ चैटिंग के साथ साथ इसमें ई-कॉमर्स की सुविधा भी इसमें मिलेगी आपके लिए। बात करें अगर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की, जिनके द्वारा ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम है एलिमेंट ये लॉन्च किया गया है, तो इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा कुछ समय पहले ही जो CAB पट्टाभीराम है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। तो उस पुस्तक को लॉन्च किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ही लॉन्च किया था। वहीं बात करें एम वेंकैया नायडू की, तो एम वेंकैया नायडू का जब 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इन्होंने अपने इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जो भी उपलब्धि हासिल की थी, तो उन उपलब्धियों का वर्णन के लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका क्या नाम था, तो उस पुस्तक का नाम था लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। और ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये पुस्तक लॉन्च की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। ये धनवंतरी रथ नाम से एक मोबाइल वैन है जो कि लॉन्च की गई है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। बात करें इस वैन की, तो इस वैन का कार्य क्या होगा, तो ये वैन डोर टू डोर जो भी नॉन कोविड मतलब कि पेशेंट है, मतलब कि वो पेशेंट जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन वो किसी और बीमारी से संक्रमित है, जैसे कि बुखार हो गया या BP प्रॉब्लम हो गई या शुगर प्रॉब्लम हो गई, तो उनके घर घर जाकर मतलब कि डोर टू डोर जाकर इस वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये खासकर उन लोगों के पास है जो कि कोरोना संक्रमित नहीं है और तथा वो दवा लेने के लिए अस्पताल जाने में असमर्थ हैं या फिर डरते हैं कि कहीं वो कोविड-19 के संक्रमण में नहीं आ जाएं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये डोर टू डोर स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करेगी जिसका नाम है धनवंतरी रथ मोबाइल वैन। ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये अहमदाबाद। अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं विजय रूपाणी। अगर राज्यपाल की बात करें तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। बात करते हैं गुजरात से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो अभी एक डीप लर्निंग टूल विकसित किया है किसने, तो IIT गांधीनगर ने विकसित किया है। और IIT गांधीनगर के ही द्वारा जो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक IJAC परियोजना भी लॉन्च की थी। और इसी के द्वारा मतलब कि IIT गांधीनगर के ही द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड का भी विकास किया गया था। वहीं बात करें तो
अभी अपने 1000 सरकारी स्कूलों में जल संचय करने वाला जो पहला ज़िला बना था वो गुजरात का ही था। और उस ज़िले का क्या नाम था? तो उस ज़िले का नाम था बड़ौदा। क्या नाम था? तो बड़ौदा नाम था। और एट वन क्लिक नामक पहल की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई है। और गुजरात के 5वें लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है राजेश शुक्ला। वहीं बात करें रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? तो श्रीपद येसो नायक के द्वारा। और कुछ समय पहले ही अभी फसाई मतलब कि FSSAI, तो FSSAI की अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सी इस पर रहा था? तो ये गुजरात ही रहा था। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले जल जीवन मिशन के लिए सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली लागू की थी किसने? तो ये गुजरात ने ही लागू की थी। उससे पहले अगर बात करें तो भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था वित्त वर्ष 2019-20 में पवन ऊर्जा को स्थापित करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? तो ये गुजरात ही था। ओमबाड़े आंगनबाड़ी नामक पहल भी शुरू की है किसने? तो ये गुजरात में ही शुरू हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना की गई है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की गई है। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ही बना है। और टसर गन का यूज करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है गुजरात राज्य की पुलिस। और सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में शीर्ष पर कौन है? तो ये गुजरात ही है। उसके साथ अगर बात करें तो जो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात के लोथल शहर में की गई है। भारत का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भावनगर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। और भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला भी ये कौन है? तो ये गांधीनगर ही है। और भारत के पहले डायनासोर पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो गुजरात के माहीसागर जिले में की गई है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और विकास शिखर सम्मेलन जिसका नाम था कृषि मंथन, उसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसी अहमदाबाद में किया गया था। और गुजरात की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO जो है उसके द्वारा दुनिया के 8 अजूबों में शामिल भी किया गया है। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने वाला जो पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय है तो वो कहाँ का है? तो वो गुजरात का ही है, जिसका नाम है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जामनगर में। और सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो भी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में ही है। और खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किस नाम से एक वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो रिलायंस जियो कंपनी है उसके द्वारा एक वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया गया है। और इस वीडियो मीटिंग ऐप का नाम दिया गया है जिसका नाम है जियो मीट। और ये कई यूजर्स को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करेगा। और इसके साथ जैसे कि जूम ऐप होता है तो उसी की तरह ये एक ऐप है जिसका नाम है जियो मीट। अगर बात करें भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की तो ये भी अभी चर्चा में रही थी। तो क्यों रही थी? तो ये इसलिए चर्चा में रही थी क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने कि $150 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है। तो $150 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस कंपनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में P रमेश कुमार किस राज्य के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये P रमेश कुमार ये किस राज्य के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संजय कोठारी। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संजय कोठारी। और ये कहाँ के हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अभी कुछ समय पहले YSR कापू नेस्तम योजना लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और जगन्नाथ चेदेड़ू योजना भी लॉन्च की थी किसने? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और डीप समरसेज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में किया गया है। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा INS कलिंग पर अग्नि प्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये विशाखापट्टनम में ही
की गई है। और विशाखापट्टनम जो स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट था और उसमें कुछ समय पहले स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण भारी हादसा भी हुआ था। और CM ऐप भी लॉन्च हुआ था कहाँ पे, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च हुआ है। कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप भी आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और कुछ समय पहले ही जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने महिला स्वयं सहायता जो समूह है उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की भी शुरुआत की है। और GMR जो एयरपोर्ट है उसके द्वारा भोगापुरम जो कि आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण की भी घोषणा की गई है। और नवदल नालू पैदलांध्र की जो कार्यक्रम था उसकी भी योजना आंध्र प्रदेश में की गई थी। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित आंध्र प्रदेश में ही की गई है। और निगाह ऐप NIGHA, तो निगाह ऐप भी लॉन्च किया था किसने, तो ये आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। ये कोविड-19 संबंधित नहीं है, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने निकाय चुनाव होते हैं उनके लिए निगाह ऐप लॉन्च किया था। वहीं बात करें तो पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष पर रहा था आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है PV सिंधु। उसके बाद बात करें भारत के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में ही की गई है। भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी ये भी आंध्र प्रदेश में हुआ है। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, मतलब कि फ्रूट का मतलब क्या होता है, तो फल, तो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से चलाई गई थी। कहाँ तक, ये मुंबई तक चलाई गई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो कुछ समय पहले रेट की 2 डिलीवरी सेवा की भी शुरुआत की थी किसने, तो ये आंध्र प्रदेश ने ही की थी। कहाँ ये की थी, जनवरी में की थी। और दक्षिण भारत का सबसे पुराना जो शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में ही खोजा गया है, जो कि सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र कार्यक्रम प्रसारित किया है, तो संस्कृत भाषा में अपना पहला समाचार पत्र कार्यक्रम प्रसारित किया है ऑल इंडिया रेडियो ने, मतलब कि AIR, मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो। और ये जो कार्यक्रम है ये 20 मिनट का कार्यक्रम है। और ये संस्कृत साप्ताहिक नाम से ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाया करेगा। बात करें अगर ऑल इंडिया रेडियो की, तो स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी की गई है, तो ये गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन नामक जो हैंडबुक है ये जारी की है किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्हीं के द्वारा ये हैंडबुक जारी की गई है। और ये हैंडबुक डॉक्टर और पेशेंट की सुरक्षा को लेकर जारी की गई है। बात करें अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो कुछ समय पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण विश्व प्रसिद्ध लद्दाख मैराथन 2020 के किस संस्करण को रद्द कर दिया गया है, तो 2020 में विश्व प्रसिद्ध लद्दाख मैराथन होने वाली थी और इसका ये कौन सा संस्करण था, तो ये 9वां संस्करण था। तो कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये जो मैराथन थी इसका आयोजन अब रद्द कर दिया गया है। और बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन 13 सितंबर से होना था। और ये दुनिया की जो सबसे कठिन मैराथन होती हैं उन मैराथनों में से ये एक मैराथन है। अगर बात करें इस मैराथन की, तो ये मैराथन 11,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर आयोजित की जाती है और ये विश्व की सबसे ऊंची मैराथन भी कही जाती है। तो अब इसके लिए रद्द कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुअर में G4 नामक एक नया वायरस पाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल भी बता दिया था, लेकिन मैंने ओरल ही बता दिया था और आज मैंने लिख दिया है। तो ये G4 नामक एक नया वायरस है जो कि चाइना के स्थानीय सूअरों में देखा गया है। तो ये चीन के रिसर्चर्स द्वारा इस वायरस की खोज की गई है। बात करें इस वायरस की, तो ये H1N1 स्वाइन फ्लू जो वायरस होता है उसी की फैमिली का ये वायरस है और ये वायरस भी मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है तथा कोरोना महामारी की तरह ये भी एक नई महामारी पैदा कर सकता है। तो ये वायरस भी खतरनाक वायरस है। बात करेंगे चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, मुद्दा है रेनमिनबी या फिर युआन, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चाइना की अभी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है लिन, इन्होंने अभी संन्यास की भी घोषणा की है, मैंने आपके लिए कल ही नोट कराया था। और भारत द्वारा जो चाइना के 59 ऐप थे उन पे भी अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो ये 4,000 करोड़ रुपए ये दिया जाएगा कर्नाटक राज्य की सरकार के लिए। और क्यों दिया जाएगा, तो राज्य की जो भी फूड पार्क हैं
उनमें विकास किया जाए तथा उनके लिए और ज़्यादा सुधार किया जाए। बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलोर में, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई यादवाला और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट ये कौन है, इनका नाम है अभय श्रीनिवास ओका। और स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी कर्नाटक ने की है। और 108 फीट की केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टार्टअप जीनोम द्वारा एक अभी रैंकिंग जारी की गई थी और इसके द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप जो लिस्ट थी उसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर था जिसका नाम था कौन, तो ये बेंगलुरु ही था। और रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी बनाया, कौन सा, तो ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है, ये बेंगलुरु में ही स्थित है। और कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से जो पहला संक्रमित व्यक्ति था कोविड-19 वो ठीक हो चुका है। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का भी निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पे किया जाएगा। भाई बात करें तो स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो ये कर्नाटक का ही एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। मेक संदेश नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था कर्नाटक की सरकार ने। और टाइम्स हायर एजुकेशन की एक लिस्ट आई थी, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की थी टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत में जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी IISc बेंगलुरु, जो कि और इसका एशिया में स्थान था कौन सा, तो ये 33वां स्थान था। बात करें एशिया में प्रथम स्थान किसका था, तो चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी का था। बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले ही प्राणवायु नामक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो ये बेंगलुरु में ही की गई थी। और स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। और कर्नाटक के एक हॉकी रेफरी थे जिनका नाम था पुंडाटा कुटुप्पा, इनका निधन भी हो चुका है। और बात करें तो विकास अभय नाम से ऋण योजना की शुरुआत की थी किसने, तो ये कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने ही। और नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र जो है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसके द्वारा ट्राइबो मास्क का भी निर्माण किया गया है, जो कि विद्युत आवेश से संचालित होने वाला एक मास्क है। आपदा मित्र नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली जो पहली कंपनी है वो कहाँ की है, तो ये उसका मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है और उस कंपनी का नाम है बायोन कंपनी। और उससे पहले अगर बात करें तो IISc जो बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर भी विकसित किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। बात करें धम्म चक्र दिवस समारोह की, तो 4 जुलाई के लिए धम्म चक्र दिवस भी मनाया जाता है। और 4 जुलाई के लिए धम्म चक्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा, मतलब कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, तो उनके द्वारा ही पहली बार जो उपदेश दिया गया था तो उसी के चलते हुए धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें तो जो प्रथम जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के लिए द लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। अगर बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो वो घटना क्या कहलाई थी बौद्ध धर्म में, तो वो घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बौद्ध धर्म में वो कहलाती है संबोधि। और उसके साथ साथ जो महात्मा बुद्ध ने जो पहली बार उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी और तो उसके लिए बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध से संबंधित चार बौद्ध सभाएं का आयोजन किया गया था। और मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडल वन में। तो जो राजगृह में जो पहली बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासनकाल अजातशत्रु का था। और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता सप्कामी के द्वारा की गई थी और उसका शासनकाल किस समय था, तो कालाशोक शासक का था। उसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्म के द्वारा और उस समय शासनकाल किसका चल रहा था, तो अशोक का चल रहा था। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष रहे थे अश्व घोष और शासनकाल उस समय किसका चल रहा था, तो कनिष्का चल रहा था। और उस समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी के बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया है,
तो विश्व एलर्जी सप्ताह ये दिवस मनाया गया है 28 जून से शुरू हुआ था और 4 जुलाई तक, तो 4 जुलाई तक ये मनाया गया है। 28 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस मनाया जाता है और इसके लिए विश्व एलर्जी संगठन जो कि अमेरिका का संगठन है उसके द्वारा मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो रही है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD, इनका नाम था वी सूर्य नारायण। दूसरा क्वेश्चन था कोरोना अपशिष्ट के लिए पीला कूड़ादान कौन सा शहर यूज करेगा, तो इसका आंसर था इंदौर शहर। तीसरा क्वेश्चन था डायना पुरस्कार 2020 के लिए चयनित कौन हुई है, इनका नाम है फ्रेया ठकराल जो कि दिल्ली की 13 वर्षीय एक छात्रा हैं। और चौथा क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई है, इसका क्या नाम था, तो इसका नाम शेषनाग नामक रेलगाड़ी, इसका नाम था शेषनाग नाम था। एक मैंने पूछा था निधन हुआ था सरोज खान का, ये किससे संबंधित थी, तो ये कोरियोग्राफर थी बॉलीवुड में। उसके बाद मैंने पूछा था UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी कौन बनी है, तो ये बनी है वैशाली मोहंती। सातवां क्वेश्चन था दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, इसका आंसर है असम। आठवां क्वेश्चन था जूनियर वकीलों को 3000 रुपये की मासिक स्कॉलरशिप कौन सा राज्य देगा, इस बात की घोषणा की है, तो आंसर है तमिलनाडु। नौवां क्वेश्चन था टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर था IIT कानपुर। और 10वां क्वेश्चन था जिप ड्राइव नामक ऑटो लोन सुविधा किस बैंक ने शुरू की है, तो इसका आंसर था HDFC बैंक। अब आज से आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कोविड सोडन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसिविर, ये किस संस्था द्वारा किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है। चौथा बताना है NHAI के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल भी 6 माह के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम बताना है। पांचवा क्वेश्चन बताना है पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। छठा क्वेश्चन बताना है 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। CMFRI की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कि समुद्री मछली उत्पादन में जो शीर्ष राज्य रहा है 2019 में, उसका नाम बताना है। सातवां क्वेश्चन है टप कुकी अभियान की शुरुआत किस एयरलाइंस द्वारा की गई है। आठवां क्वेश्चन बताना है लीड नामक पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। नौवां क्वेश्चन बताना है बलराम योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। और 10वां क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश कौन बना है। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।